तो विद्यार्थियों, के की हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग गे की कविताओं पर बातचीत पहले भी कर चुके हैं। उनकी कुछ कविताओं पर हमने बातचीत की और अभी जिस कविता पर हम बातचीत करेंगे उसका नाम है कितनी नावों में कितनी बार। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था और 78 में इसको अ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो ज्ञानपीठ प्रकाशन देता है, जो कि साहित्य अकेडमी के बाद दूसरा बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और इस संग्रह में 62 से 66 के बीच जो रची गई जो उनकी कविताएं उनका संकलन है। और अज्ञे के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी बातें की, उनके कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, कि अज्ञे के अंदर जितनी विराटता है और जितनी बहुआयामीता है, भाषा को लेकर के, रचना प्रक्रिया को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, फॉर्म को लेकर के, अपनी बात को कहने के तरीके को लेकर के, क्योंकि उनका अध्ययन विस्तृत था हमेशा। संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, भारतीय साहित्य और अंग्रेजी साहित्य का उन्हें गहरा ज्ञान था। और जीवन की, कहते हैं ना कि झंझावातों से बहुत ज्यादा टकराए हुए थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने मृत्यु का सामना किया था। जब भगत सिंह के साथ उन्हें भी जेल में बंद किया गया था तो क्या उन्हें लगा था कि मेरी भी जिंदगी यही खत्म होने वाली है। और आप जब उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें वो इस बात का जिक्र बार बार करते हैं, शुरुआत में ही करते हैं। तो कहने का आशय ये कि अज्ञेय को समझने के लिए आधुनिकता को समझना जरूरी है, मनोविज्ञान को समझने की आवश्यकता है, लेखक की स्वायत्तता क्या होती है, लेखक की स्वतंत्रता क्या होती है, लेखक किस तरह से सोच सकता है और लेखक का व्यक्तित्व किस तरह का होना चाहिए। इन सारी चीजों पर वो लगातार अपने लेखन चिंतन में बातचीत करते रहे और उस चिंतन में उन्होंने हमेशा उस भाव को अभिव्यक्त किया कि लेखक हमेशा स्वतंत्र होता है और लेखक को हम किसी खास तरह की फ्रेम में अगर बांधेंगे तो हम उसके व्यक्तित्व को प्रतिबंधित करेंगे और वो ठीक नहीं है उसके लिए। इसलिए आप देखते हैं कि मार्क्सवादी चिंतन के साथ उनकी शुरू से ही असहमति बन जाती है। जब वो जेल में जाते हैं, भगत सिंह के साथ काम करते हैं, उसके बाद जब वो निकल के आते हैं तो उनके दिमाग में और उनकी रचना प्रक्रिया में एक पूरा बुनियादी परिवर्तन आप देखेंगे कि वो पूरी तरह से अपने आप को शायद बदल देते हैं। और बदलने के पीछे कहीं ना कहीं उनका, कहते हैं ना कि उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन घटित होता है वो। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के घटित होने के पीछे बहुत सारे कारण आपको नजर आएंगे। जब उन कारणों की हम पड़ताल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अज्ञेय का व्यक्तित्व और अज्ञेय की रचनात्मकता किन आयामों तक और किस तरह की लेयर तक जाती रहती है। वो सिर्फ एक ही लेयर के कलाकार या रचनाकार नहीं है। और हमने पहले भी बताया कि उनके व्यक्तित्व के और उनके कृतित्व के बहुत सारे आयाम हैं। वो संपादक है, लेखक है, यायावर है, कवि है, कहानीकार है, उपन्यासकार है, नाटककार है, भाषण अच्छा देते हैं, अच्छा बोलते हैं, उनकी आवाज में एक मुलायमियत, मासूमियत है। तो जो लेखक वो बहुत ही हम्बल है। फिर तो हम बात करेंगे कितनी नावों में कितनी बार कविता पर कि इंसान को कितनी नावों में कितनी बार जाना चाहिए। जाने की बात कर रहे हैं कि कितनी दूरियों से कितनी बार, कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ। प्रेम कविता है। मैंने कहा नहीं कि मतलब उस प्रेम को पाने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं कितनी बार, न जाने कितनी नावों में, न जाने कितने भावोवेग से, कितने अनुभूतियों के साथ में मैं तुम्हारे पास लौटने के लिए आया, लेकिन मुझे उन अनुभूतियों का शायद एहसास नहीं हुआ या उनके वो चीजें मुझे कभी पता नहीं चली। और मेरी छोटी सी ज्योति, जो मेरा छोटी सी, जो मेरे भीतर की जो चाहत है, चमक है, ज्योति है, कभी कुहासों में तुम्हें न देखता भी, कभी कुहासा मतलब अंधकार में न देख कर भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रूपली झलक में, लेकिन उस अंधकार की छोटी सी झलक में पहचान पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। लेकिन उस अंधकार में भी जो तुम्हारा कुछ प्रभामंडल था, तुम्हारा होना था, तुम्हारा होने का एहसास था, कितनी बार में धीर आश्वस्त क्लांत, धीर धैर्य के साथ में आश्वस्त होकर क्लांत थक करके
ओ मेरे अनबुझे सत्य कितनी बार, हे मेरे अनबुझे सत्य। अब मैंने कहा ना कि प्रेम भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है, कहने कि किसी भी चीज को हासिल करना आसान नहीं होता है। उसके लिए न जाने कितनी प्रक्रियाओं से, न जाने कितने प्रोसेस से हर किसी को गुजरना होता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बस ये कब तक चलता रहेगा और हमेशा चलता रहेगा क्या, कि मैं हे सत्य तुझे ढूंढने के लिए न जाने कितने सफर पर, न जाने कितने रास्तों से आगे बढ़ता हुआ आया हूँ। जो प्रेमचंद की जो कहानी है ना, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। उसका भी नायक सत्य को ढूंढने के लिए अपनी नायिका के कहे अनुसार न जाने कहाँ का भटकता और अंत में भारतवर्ष आ जाकर आता है और उसे देशभक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर जब ये बात जाकर के अपनी प्रेमिका को कहता है वो, तो प्रेमिका उसे अपना लेती है और उसका प्रेम सफल हो जाता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, आप उसको पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी कहानी है। और वो सोजे वतन जो प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, उसी में छपी थी वो, उर्दू में ही थी, जाहिर सी बात है। और आप पढ़ेंगे शब्द तो बहुत भारी भरकम शब्द उसमें उर्दू के, अरबी फारसी के हैं। हो सकता है कहानी को समझने में थोड़ी परेशानी आए। तो आगे क्या कहते हैं आगे, और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए कितनी दूर। बोला कि दुनिया के आकर्षण जगमगता मुझे न जाने कितनी बार हे सत्य तुमसे दूर ले गए, लेकिन मैं कभी दूर नहीं गया और मैं हमेशा तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी ही तरफ बढ़ता रहा। किन पराये देशों की बेदर्द हवाओं में, जहाँ नंगे अंधेरों को, मतलब बिल्कुल अंधेरे दम, नंगा अंधेरा, जहाँ बिल्कुल उजाला ही नहीं है, नंगा अंधेरा मतलब संपूर्ण अंधेरा ही अंधेरा है। तो कह रहे कि न जाने कितने पराये देशों में गया मैं, बेदर्द को बर्दाश्त करते हुए और भी उगाड़ता रहता है, मतलब जो और भी ओपन होता रहता है, न्यूड होता रहता है, इसको अंग्रेजी में आप लोग न्यूड कहते हैं ना, न्यूड। एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, और उसके सामने कौन सा नंगा और तीखा निर्मम प्रकाश आता है फिर, जिसमें कोई प्रभामंडल नहीं बनते। और उस जहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रकाश होगा, वहां फिर प्रभामंडल कैसे बनेंगे। प्रभामंडल तब बनते हैं जब हल्का हल्का प्रकाश होता है, थोड़ी छाव भी होती है, फिर धूप भी होती है। जहाँ बिल्कुल अंधेरा होगा वहां भी कुछ भी नहीं होने वाला है, और जहाँ सिर्फ और सिर्फ उजाला होगा, सिर्फ और सिर्फ रोशनी होगी, वहां पर भी कुछ भी संभव नहीं है। केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, और कह रहे हैं कि उस भयंकर प्रकाश में सिर्फ तथ्य ही दिखते हैं, कि जो सिर्फ फैक्ट की बात करता है, जो सिर्फ तथ्य की बात करता है और तथ्य के पीछे की संवेदनशीलता की बात नहीं करता है, वो भला साहित्य को क्या समझेगा, वो जीवन की अनुभूतियों को क्या समझेगा। तो ये कहें कि उस पर कमेंट है, किस पर, जो मजदूर किसान की, जो सिर्फ मजदूर किसान की बात कर रहा है। देखिए आगे ये नहीं कह रहे कि आप मजदूर किसान की बात मत करो, लेकिन सिर्फ उसकी बात करके उसके भीतर की जो संवेदनशीलता है उसको पीछे खत्म कर देना, वो भी ठीक नहीं है ना। सिर्फ आप एक ही राग को गा रहे हैं बस, और उस राग के भीतर का जो अनुराग है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है, वो समाप्त हो चुका है। तो उस राग को गाने से कुछ भी नहीं है, वो राग अप्रासंगिक हो चुका है। जैसे कहा जाता है ना कि 89 में जब सोवियत रूस का विघटन हो गया, उसके बाद मार्क्सवाद किस प्रकार से अपनी प्रासंगिकता लगातार खोता जा रहा है, पॉलिटिकल रूप से, बहुत सारे रूपों में, लेकिन जो वैचारिक जो स्तर है वो समाज की चेतना को लगातार प्रभावित कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं कि वो कहते हैं उसके प्रति एक जो तूफान था, जो पागलपन था, वो कम हुआ ना। सत्य नहीं अंतहीन सच्चाइयां कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त कितनी बार। और कह रहे हैं कि जो सच्चाइयां थी, जो अंतहीन थी, उन सच्चाइयों ने मुझे कितनी बार खिन्न किया है, विकल किया है, संत्रस्त किया है, परेशान किया है, और कितनी ही बार, है ना। लेकिन फिर भी मैंने उन रास्तों पर चलना नहीं छोड़ा, और मैं आज भी उन रास्तों पर चल रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा ना कि आगे बार बार उस प्रोसेस पर ज्यादा बल देते हैं, रचना प्रक्रिया पर, सिर्फ रचना के निर्माण की बात नहीं करते हैं। इसलिए आगे की जो कविताएं हैं, उनकी जो कहानियां समझी, उसमें भी रचना प्रक्रिया के बहुत सारे सूत्र आपको मिल जाएंगे। अब इस कविता में भी देखिए कहाँ कितनी सारी बातें कह रहे हो। प्रभा मंडल कह रहे हैं कितनी बार, आश्वस्त क्लांत अनुभुजे सत्य की बात कह रहे हैं, और नंगे अंधेरे की बात करते हैं, और तीखा निर्मल प्रकाश की बात कर रहे हैं,
जो सिर्फ चौधिया थे उसकी बात कर रहे हैं, अंतहीन सच्चाइयां, और फिर तथ्य तथ्य और तथ्य की बात कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ तथ्यों की बात करना और तथ्यों को संवेदनशीलता के साथ उस संदर्भ के साथ जोड़ने की बात करना, दोनों में कहीं न कहीं कुछ तो फर्क है। और अज्ञे इस फर्क या इस अंतर को समझते हैं, और इस अंतर को समझते हैं, इसलिए इस अंतर के जो तमाम आयाम है, जो तमाम कारण है, उन पर लगातार वो बातचीत करते रहते हैं। और मैंने कहा ना कि अज्ञे को समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए, और शहरी जो मध्यवर्ग है उसकी मानसिकता को भी समझने की आवश्यकता है। और फिर मैंने कहा ना कि रचना प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। मजदूर और संघर्षशील वर्ग का जो आत्म संघर्ष है वो बहुत ही जायज है वो। और मुक्तिबोध के यहाँ भी देखिए बात बार बार आती है। और मुक्तिबोध इसलिए सृजन के 3 क्षण की बात करते हैं, अनुभूति, फिर उसको पचाना, और फिर उसको कागज पे उतारना। और जो उनकी पुस्तक है, साहित्य की डायरी, बहुत प्रसिद्ध किताब है, उसमें इस बात को बड़े अच्छे से विस्तार से बकायदा कहानियों के माध्यम से समझाते हैं। तो रचना प्रक्रिया में चाहे मुक्तिबोध मार्क्सवादी हो और अज्ञे चाहे प्रयोगवादी हो या मनोवैज्ञानिकवादी हो, लेकिन दोनों ही रचना प्रक्रिया का जो विचार है उसको लेकर के एक मत होते दिखाई पड़ते हैं। और दोनों में रचना प्रक्रिया को लेकर के जिस तरह की बात होनी चाहिए, जो प्रोसेस होना चाहिए, वो समझे कि बहुत सारे स्तर पर मिलता या जुड़ता हुआ नजर आता है। मुक्तिबोध भी 1917 में पैदा हुए थे और 64 में उनकी मृत्यु हो जाती इत्तेफाक से, क्योंकि मुक्तिबोध का जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पास कहते हैं आर्थिक असुरक्षा बहुत थी, इसलिए वो शायद कह सकते हैं कि बहुत सारी चिंताओं में घुलते चले गए, और उसी कारण से अपनी बीमारी का इलाज भी ढंग से नहीं करवा पाए समय पर, और इस दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत कर गए। लेकिन अज्ञे 1911 में पैदा होते और 87 तक हमारे साथ रहे, इस संसार में रहे, और काफी कुछ सृजन किया। शुरू में कविताएं बहुत लिखते रहे, और बाद में वो कहते हैं कि कविताएं मुझसे छूटती कहते हैं कि बाद में कि कविताएं मुझसे लगातार छूटती जा रही है। तो उस छूटने की प्रक्रिया देखिए, रचनाकार की बहुत सारी मनस्थितियां होती है, और किसी भी रचनाकार को मैंने कहा ना कि एक ही लहर में नहीं समझ सकते हैं। अगर वो उपन्यासकार है तो उसकी अलग अलग अनुभूतियां हैं, कहानीकार है तो उसकी अलग है, कवि है तो अलग है, पत्रकार है तब अलग है, संपादक है तब अलग है, यायावर है तब अलग है, भाषण वो दे रहा है तब अलग है, क्लास में पढ़ा रहा है तब अलग है, बच्चों से बातचीत कर रहा है तब अलग है। तो ये सारी जो अनुभूतियां उन संपूर्णता में अगर हम उस लेखक को समझेंगे, उसकी रचना प्रक्रिया को समझेंगे, और वो अपने समाज के बारे में और सत्य के बारे में क्या बोल रहा है, तो शायद हम उसका वास्तविक मूल्यांकन कर पाएंगे। नहीं तो हम उसका एक तरफा मूल्यांकन करके हम कहेंगे तो ये तो कोई रचना, उसको खारिज कर देंगे बहुत जल्दी। और खारिज करने से कुछ भी नहीं होता है। अगर उस रचना में बहुत ताकत है तो आगे फिर से वो लौट के आएगी। अज्ञे को भी शुरू में बहुत खारिज किया गया, मार्क्सवादी आलोचना ने उन्हें स्वीकार ही नहीं किया, नामवर्जी ने खुद उन्हें बहुत खारिज किया। लेकिन समय और परिस्थितियां और किस प्रकार से उनकी रचनात्मकता की ताकत ने उनको स्वीकृत किया, और आज अज्ञे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर के रचनाकार है। तो ऐसे ही नहीं है वो। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है, और जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए लेखक को भी और पाठक को भी। हमें पेशेंस के साथ समझने की जरूरत है। परीक्षा दे रहे हैं तब अलग बात है, बाकी अगर आपको तो बाद में अध्ययन करना है, विस्तार में जाना है, तो फिर बड़े विस्तार के साथ समझने की आवश्यकता है। और मैंने कहा ना, अज्ञे का नाम कितना लंबा है, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, और कितना खूबसूरत नाम है। तो अज्ञेय को समझने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत है, थोड़ी बुद्धि की जरूरत है, और समझदारी की जरूरत है। और मैंने कहा ना कि नंद किशोर आचार्य हमारे गुरुवर है, उन्होंने बहुत काम किया। आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे, गूगल में जाके सर्च करेंगे नंद किशोर आचार्य, तो नाटककार के रूप में आपको दिखाएगा। तो इसलिए रचनात्मकता को समझने की जो समझ है उसको लगातार हमें डेवलप करने की आवश्यकता है। और आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं, आप देखिए और पेशेंस के साथ देखिए और हमारे साथ जुड़िए। आपको लगातार लाभान्वित करेंगे और आपको निराश या दुखी नहीं करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो पूरा देखिए और सुनिए और समझिए। और जो भी जिज्ञासा है वो आप यहाँ कमेंट में लिखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में।